नमस्कार दोस्तों, मैं निशा फिर हाजिर हूँ आपके साथ। आज मैं बात करने जा रही हूँ मनु भंडारी जी के बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास आपका बंटी के बारे में। आपका बंटी एक ऐसा उपन्यास जो लिखा गया है एक बच्चे के मानसिकता को केंद्र में रखकर, एक बच्चे की सोच को, मनस्थिति को केंद्र में रखकर। आइए इस उपन्यास के सारांश के बारे में जानते हैं। उससे पहले इस उपन्यास के मुख्य पात्रों के बारे में बात करते हैं। इस उपन्यास के मुख्य पात्र है बंटी, उसकी माता शकुन, उसके पिता अजय और फूफी जो कि जिसे बंटी बहुत प्यार करता है। इसके अलावा डॉक्टर जोशी जो कि बंटी के दूसरे पिता हैं, यानी कि शकुन के दूसरे पति। मीरा जो कि बंटी के पिता अजय की दूसरी पत्नी है। इसके अलावा अमी और जोत जो कि डॉक्टर जोशी के पहले पत्नी से बच्चे हैं। वकील चाचा, ये कुछ मुख्य पात्र हैं जो इस उपन्यास को आगे बढ़ाते हैं। आइए इस उपन्यास में बात करते हैं। बंटी जो कि एक 8-9 साल का बच्चा है, वो सोचता है कि जो मेरे मम्मी पापा हैं उनके बीच में ऐसा कौन सा झगड़ा हो गया है, इतना ऐसा कितना बड़ा झगड़ा हो गया है जो वो साथ नहीं रहते। बंटी कहता है कि मम्मी मुझे दो रूपों में क्यों दिखाई देती है। जो मम्मी घर पर है वो मुझे अपनी लगती है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। ऐसा लगता है कि वो सिर्फ मेरी है। लेकिन जब वो तैयार होती हैं, कॉलेज जाती हैं और प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठ जाती हैं, तो वो ऐसा लगता है कि वो मम्मी मेरी नहीं है। मम्मी तो बिल्कुल बदल गई हैं। जैसे जादू, फूफी मुझे जादू की कहानियाँ सुनाती हैं और उसमें जादू से लोग चेहरे बदल लेते हैं, वैसे ही मम्मी अपने आप को बदल लेती है। जो मम्मी के ड्रेसिंग टेबल पे जो छोटी बोतलें रखी हैं, क्या वो जादुई हैं जिन्हें लगाकर मम्मी बदल जाती है। ये एक बच्चे की सोच है, एक छोटे बच्चे की सोच है जिसे इसके बारे में मेकअप और नौकरी और प्रोफेशन इसके बारे में जानकारी नहीं है। उस छोटे बच्चे की सोच है। वो छोटा बच्चा जब भी कहता है कि मुझे प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठी हुई मम्मी बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे तो मम्मी जो घर पर रहती है ढीली चुटिया बनाकर बिना मेकअप के, वो बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे डांटती हुई मम्मी, प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठी हुई मम्मी अच्छी नहीं लगती है। वो बच्चा सोचता है जब भी वो अपने दोस्त टीटू के घर जाता है तो उसकी जो अम्मा है उसे हमेशा ताने देती है उसके पिता को लेकर। तो वो सोचता है कि मेरे पिता अब हमारे साथ क्यों नहीं रहते, क्या मम्मी के साथ उनकी कट्टी हो गई है, झगड़ा हो गया है। वो कहता है कि जब भी मेरे घर पे वकील चाचा आते हैं तो मम्मी उदास हो जाती है। कुछ दिन के लिए ऐसा लगता है कि गुम हो गई, वो घर पे है ही नहीं, उनका चेहरा बदला-बदला लगता है, उदास रहती हैं। ऐसा क्या कह के जाते हैं वकील चाचा? जो बंटी है उसे वकील चाचा इसलिए उनका आना पसंद है क्योंकि वो जब भी आते हैं तो उसके पिता के द्वारा भेजे हुए खिलौने लेकर आते हैं बंटी के लिए, और बंटी को वो खिलौने बहुत पसंद है। बंटी और बंटी के पिता का जुड़ाव उन खिलौनों की वजह से है। उसका प्यार भी, जैसे एक बच्चे को अगर कुछ दे दिया जाए तो जिसके द्वारा वो मिलता है उससे वो प्यार दिखाता है, उसके प्रति समर्पित हो जाता है। सेम उसी हिसाब से बंटी अपने पिता के प्रति समर्पित है या पिता से प्यार करता है, क्योंकि वो जब भी आते हैं उससे मिलने ढेरों खिलौने लाते हैं, उसे घुमाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, लेकिन वो बंटी के घर में नहीं रुकते या बंटी की माता के साथ नहीं रुकते, वो सर्किट हाउस में रुकते हैं और वहीं पे बंटी को बुलाते हैं। तो बंटी इस बात को सोचता है कि पिता क्यों नहीं आते, माँ के साथ मेरे साथ क्यों नहीं रहते, ये बंटी सोचता है। बंटी जब लास्ट टाइम पे वकील चाचा आते हैं और वो शकुन को कहते हैं कि तुम बंटी को बिल्कुल लड़कियों की तरह पाल रही हो, उसे तुम्हें एक लड़के की तरह छूट देनी चाहिए, उसे थोड़ा बोल्ड बनाना चाहिए। तो इस बात पे शकुन सोचती है, विचार भी करती है और
उसे तब उसी टाइम वकील चाचा उसे शकुन को बताते हैं कि जो तलाक की डेट है वो फाइनल हो चुकी है। अब यहाँ पर तलाक की बात सुन के जो शकुन है वो बहुत उदास हो जाती है और उसे ये भी पता चलता है कि मीरा जो कि अजय की दूसरी पत्नी है वो प्रेग्नेंट है और वो कहती है कि वो सोचती है, जो शकुन के मन में है एक ख्याल उमड़ आता है कि क्या जो मैं तो बंटी में उलझ कर रह गई, मैं आगे नहीं बढ़ पाई, मैं खुद को उसी रिश्ते में घोट रही हूँ, उसी चीज़ में उलझ गई हूँ। लेकिन जो अजय है वो सब कुछ भूल कर आगे बढ़ चुका है, एक अलग ज़िंदगी जी रहा है, अलग इंसान के साथ। ये बात शकुन सोच-सोच के परेशान हो जाती है और वो कहीं न कहीं इस बात का दोष कहीं न कहीं वो बंटी पर भी थोपती है। मैंने जब इस उपन्यास को पढ़ा तो मुझे इसमें एक नहीं 2 बंटी दिखे। एक तो बंटी खुद ही है और दूसरा शकुन के जो मनोभाव है वो भी कहीं न कहीं बंटी से मिलते हैं। हाँ, उनके बीच में उम्र का फ़ासला ज़रूर है, लेकिन उसके अंदर भी जो लोगों को जिस तरीके से बंटी अपनी माँ से बदला लेने के लिए, अपनी माँ को तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए चीज़ें करता है, अपने पिता के साथ भी जाने के लिए तैयार हो जाता है, चीज़ों को तोड़ता है, फोड़ता है, उलझा रहता है, उसी तरीके से शकुन भी उलझी रहती है। वो यहाँ पर इस उपन्यास में एक ना सिर्फ एक बच्चे के का मनोविश्लेषण किया गया है, एक स्त्री के मनोभाव का भी मनोविश्लेषण किया गया है। शकुन जो कि 10 सालों तक अपने बच्चे के लिए जीती है, जो उसकी सारी दुनिया है वो बंटी है। वो बंटी के आगे पीछे, बंटी के बिना उसने कुछ नहीं किया और अचानक वो सोचती है कि अब मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए और इसी बात पे जब वो आगे बढ़ने की कोशिश करती है डॉक्टर जोशी के साथ विवाह करके, तो बंटी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है। वो डॉक्टर जोशी को एक्सेप्ट नहीं करता, डॉक्टर जोशी के बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करता, उनके घर जाना एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन अंततः जब डॉक्टर जोशी से शकुन का विवाह हो जाता है और उसे अपना पुराना घर छोड़कर डॉक्टर जोशी के घर जाकर रहना पड़ता है, तो उसे ऐसा लगता है कि उसका अपना घर छूट गया, अब उसके पास अपना कुछ भी नहीं है, वो कहाँ जाए। बंटी को बागवानी करना बहुत पसंद है, लेकिन उसके बाग, उसके फूल, उसका आम का लगाया पेड़, जो कि माली चाचा कहते हैं कि बंटी बाबू ये तुम्हारे साथ बड़ा होगा, बंटी भैया ये जब तुम बड़े होगे तब ये बड़ा होगा, वो भी पीछे छूट जाता है। इस चीज को सोच सोच कर बंटी दुखी होता है। डॉक्टर जोशी के घर जब वो जाता है तो उसे ये महसूस होता है कि किस तरीके से अम्मी और जोत सब चीजें हक से मांगते हैं डॉक्टर जोशी से, पर वो कुछ नहीं कह पाता है। दिन पर दिन जो बंटी है सारी चीजों को अपने मन में दबाते दबाते खामोशी का एक ऐसा चादर ओढ़ लेता है जो बस उसे अंदर ही अंदर घोटती है। डॉक्टर जोशी के जब वो क्लिनिक में देखता है कि एक परिवार नियोजन के पोस्टर लगी हुई है जिसमें तीसरे बच्चे को फालतू कहा गया है, तो वो उस तीसरे बच्चे की तुलना खुद से करता है और कहता है मैं सबके लिए फालतू हूँ, मैं फालतू हूँ, मुझे कोई भी मुझे नहीं चाहता। इस तरीके से वो अपनी माँ के प्रति अपने मन में ज़हर भरता रहता है, उनके प्रति कहें उनसे कटाव की स्थिति होती रहती है। जब डॉक्टर जोशी के घर पहली बार शकुन विवाह के बाद जाती है रहने, तो उसे अकेले सोने में डर लगता है। तो डर के कारण उसे वो घर भी अनजान लगता है, डर के कारण वो रात में चिल्लाने लगता है और चिल्लाते हुए वो अपनी माँ के कमरे की तरफ जाता है, उनके दरवाजे को पीटता है और जैसे ही उसकी माँ गेट खोलती है, वो उनकी गोदी में चढ़ जाता है। वो होश में मतलब बंटी कुछ कहता नहीं है, रो रहा होता है, बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है और उसकी माँ उसे शांत करती है, चुप करती है और उसे सुलाने की कोशिश करती है। जैसे ही शकुन को लगता है कि बंटी सो गया, वो डॉक्टर जोशी से कहती है कि वो अपने कपड़े पहन ले। तो शकुन को ये अंदाजा नहीं होता है कि बंटी सो नहीं रहा, वो सिर्फ आंखें बंद किया हुआ है और जो
एक स्त्री और पुरुष की जो अंतरंग स्थिति है बंटी के सामने जब वो आता है, तो उसकी मनस्थिति कैसे एकदम से ऊबड़-खाबड़ सी हो जाती है, बदल जाती है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मनु भंडारी जी ने इसमें दिखाया है कि किस तरीके से डॉक्टर जोशी और शकुन के अंतरंग स्थिति को देखकर उसके मन में ख्याल आता है, उसके मन में एक छी की भावना आती है। पहले तो जो भावना आती है वो छी की होती है, लेकिन बाद में वो कब जुगुप्सा जिज्ञासा बन जाती है, कब से वो बार-बार उसी दृश्य को इमेजिन करने लगता है, बार-बार उसे देखने की इच्छा होने लगती है, बार-बार वो खुद को एक अलग नज़रिए से देखता है। जोत जो कि डॉक्टर जोशी की बेटी है, उसे अपनी माँ की उस स्थिति में देखता है। तो इसमें मनु भंडारी जी ने बहुत बेहतरीन तरीके से एक बच्चे की मनस्थिति के बारे में बताया है कि क्या एक बच्चे के मन पर प्रभाव पड़ता है इस चीज़ का। इसके बाद जो बंटी है वो हमेशा सोचता है कि मैं किससे अपनी बातें कहूँ, क्या कहूँ? वो गुस्से में चीज़ अपनी बातें मनवाने के लिए गुस्से में सब चीज़ें तोड़ता है, फोड़ता है। लेकिन शकुन को लगता है कि हर रोज़ बंटी एक नया ड्रामा खड़ा करता है, हर रोज़ कुछ ना कुछ कलेश काटता है, जिसकी वजह से वो हमेशा एक शर्मिंदगी की स्थिति में होती है और जो कहते हैं ना सफाई देने के लिए डॉक्टर जोशी को हमेशा तैयार होती है। लेकिन डॉक्टर जोशी यहाँ पे पूरे उपन्यास में एक समझदार पात्र की तरह मतलब चीज़ों को सँभालने की तरफ ध्यान देते हैं और वो शकुन इस स्थिति से में खुद को ना डाले, इसीलिए वो कभी बंटी के इस तरीके की हरकतों पे ज़्यादा सवाल-जवाब नहीं करते हैं और चुपचाप इस स्थिति को सँभालने की कोशिश करते हैं। लेकिन दिन पर दिन स्थिति सँभलने की बजाय बिगड़ती रहती है। एक दिन डॉक्टर जोशी कोशिश भी करते हैं कि वो बंटी से बात करने के लिए उसे अकेले ड्राइव पर ले जाएँगे। वो बंटी से कहते हैं कि आज मैं और बंटी दोनों अकेले ड्राइव पर जाएँगे और बंटी बहुत खुश होता है। वो जाने कितने सारे सपने अपनी आँखों में सजा लेता है और वो क्या-क्या करेगा, क्या-क्या बातें करेगा, ये सब सोच लेता है। लेकिन जैसे ही टाइम होता है, डॉक्टर जोशी घर पर नहीं आते, तो पहले तो वो इंतज़ार करता है, लेकिन फिर बाद में वो इंतज़ार उसके अंदर गुस्से के रूप में भर जाता है और जब उसे पता चलता है ड्राइवर के ज़रिए कि उनके एक पेशेंट को हार्ट अटैक आया है और डॉक्टर जोशी को वहीं जाना पड़ा और वो वहीं रहेंगे, तो इस चीज़ को जानकर बंटी बहुत दुखी होता है और जो चीज़ सुधरने की स्थिति में आ रही होती है, फिर से वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। बंटी कई बार अपने पिता को पत्र लिखने की कोशिश करता है, वो चाहता है कि वो अब अपने पिता के पास चला जाए, वो पिता के पास जाना नहीं चाहता, वो सिर्फ़ ये चाहता है कि पिता उसे ले जाने की कोशिश करे ताकि शकुन जो कि बंटी के बिना नहीं रह सकती, वो अपनी माँ को दुखी कर सके, दुखी देख सके। लेकिन कहीं न कहीं शकुन ने भी सोच लिया था कि बंटी अगर अजय के पास चला जाए तो डॉक्टर जोशी के साथ जो उसकी लाइफ़ है वो अच्छे से गुज़रेगी। यहाँ पर शकुन की भी स्थिति ऐसी है कि वो बंटी को बंटी के बिना ना तो रह पाती है और ना बंटी को अब अपने साथ रखना चाहती है। क्योंकि वो जो पिछले 10 सालों से घुटन भरी ज़िंदगी जी रही थी, जो एक उससे आज़ादी चाहती है। वो चाहती है कि उसकी लाइफ़ भी बिल्कुल नॉर्मल चले, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। अजय उसे लेने आता है, वो सोचती है कि अजय से वो नॉर्मल बिहेव करेगी, पर जैसे ही अजय उसके सामने आता है, पुरानी सारी तस्वीरें उसके सामने खुलकर आ जाती हैं और वो अजय से उस तरीके से बात नहीं कर पाती। वो जो जब अजय बंटी को ले जाने के लिए कलकत्ता आता है तो उस समय शकुन उसे बहुत सारे गिफ्ट्स देती है, लेकिन गुस्से के मारे बंटी कुछ भी नहीं ले जाता है अपने साथ और वो कलकत्ता चला जाता है। कलकत्ता जाने के बाद शकुन के अंदर फिर से वो विचार चलते हैं, वो खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके मन में ये आता है कि डॉक्टर जोशी कहते हैं कि जब हम खुद को जस्टिफाई करने लगते हैं तो हम कहीं न कहीं गलत होते हैं और अपनी गलत को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ें वो सोचती है। जैसे ही बंटी कलकत्ता पहुँचता है, उसका परिचय मीरा से होता है और अजय के छोटे बेटे यानी टीटू से होता है। वहाँ पर जाकर उसे ऐसा लगता है कि एक अनजान जगह से वो फिर से दूसरी अनजान जगह पे आ गया है।
वहां पे वो बिल्कुल ही टूट जाता है। बंटी जो कि अंदर से टूटा हुआ है, हर जगह उसे ऐसा लगता है वो उसकी जो भावनाएं हैं वो अब हकीकत और सपने में फर्क नहीं कर पा रही हैं। सब कुछ उसके लिए उलझ गया है, उसे समझ में नहीं आता क्या अभी चल रहा है, क्या सपने में चल रहा है। वो बस उसकी स्थिति इतनी ज्यादा उलझाव की है कि वो चीजों को समझ नहीं पा रहा, बस चुप रहता है, सोचता रहता है, चेहरा नीचे रखता है, खाने को बोला जाए तो खाता है, कुछ करने को कहा जाए तो करता है, अदरवाइज नहीं करता है। तो वहां पर जाके उसे पता चलता है कि जो अजय है उसे वो अपने साथ रखने के बजाय हॉस्टल में भेजना चाहता है। ये बात सुनकर बंटी बिल्कुल अंदर से टूट जाता है। अब उसे नहीं पता वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा, नहीं जानता। जैसे ही अजय उसे हॉस्टल में ले जाने के लिए उसके सामान, जो भी उसकी जरूरत की चीजें हैं उस पर खरीदता है, उसका नाम एड्रेस जब लिखता है तब वो जान पाता है कि अब उसे भेजा जा रहा है यहाँ से। इस उपन्यास के लास्ट में हम देखते हैं कि बंटी को जब हॉस्टल ले जाया जाता है तो उसके पिता उसे छोड़े उससे पहले वो उन्हें छोड़कर बस भागता जाता है, कहाँ भाग रहा है वो नहीं जानता, बस भागता जाता है। ये उपन्यास एक बच्चे की मनस्थिति को दर्शाता है कि किस तरीके से एक माता पिता के तलाक की वजह से एक बच्चे का जो विकास है वो रुकता है, उसकी जो मनस्थिति है वो किस तरीके से एक नॉर्मल बच्चे से एबनॉर्मलिटी की तरफ बढ़ती है, किस तरीके से एक बच्चा एबनॉर्मल की तरफ बढ़ता जाता है। जबकि वो बंटी बहुत पढ़ने में बहुत अच्छा है, उसकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी वो अपने माता पिता के तलाक और फिर दूसरी शादी, दूसरे घर में शिफ्ट, इन चीजों को लेकर इतना ज्यादा उलझ जाता है कि खुद को एडजस्ट करने की कोशिश करता है। पर वो जो बच्चा है, छोटा बच्चा है जो कि सिर्फ अपने माता पिता का प्यार चाहता है, वो एडजस्ट नहीं कर पाता। पहले वो माता के साथ रहता है, उनका प्यार चाहता है, शकुन के, लेकिन वहां भी उसे डॉक्टर जोशी के रूप में दूसरे पिता स्वीकार नहीं होते। फिर जब वो अपने पिता अजय के पास जाता है तो वहां उसे दूसरी माता के रूप में मीरा स्वीकार नहीं होती। वो क्या करे नहीं जानता। लास्ट में उसे समझ में आता है कि वो एक ऐसा बच्चा है जिसकी जरूरत किसी को नहीं है और उसे हॉस्टल भेजा जा रहा है। आप विश्वास मानिए, जब मैं इस उपन्यास को पढ़ रही थी तो कई बार मेरे साथ ऐसी स्थिति बनी कि मैंने उस चीज को महसूस किया कि वो बच्चा अंदर से कितना दुखी होगा। कई लाइनें मैंने रोते हुए पढ़ी। शायद आप भी जब इस उपन्यास को पढ़ेंगे तो बिना रोए नहीं रह सकते। आपको ये उपन्यास बच्चों के उन साधारण से भाव को सोचने पर मजबूर कर देगी जो आपके लिए साधारण है, लेकिन उस बच्चे की मनस्थिति को कितना ज्यादा खराब करते हैं। इस पर आपके विचार बदलने में बहुत ही ज्यादा कामयाब होगा ये उपन्यास। आपको इस उपन्यास का सारांश मेरे द्वारा बताया गया कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप परीक्षा के दृष्टिकोण से इस उपन्यास के प्रमुख कथनों को जानना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा। और अगर इस वीडियो पे 100 लाइक से ज़्यादा आते हैं और कमेंट आता है तो मैं परीक्षा के दृष्टिकोण से इसके प्रमुख कथनों के साथ एक वीडियो लेकर आऊँगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।